जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश की बांदा जिले की तिंदवारी सीट से बीजेपी विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति के मकान पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। बांदा विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर विकास प्राधिकरण मकान को निगरानी के कार्रवाई करेगा। ब्रजेश प्रजापति विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 2022 में सपा में तिंदवारी से विधानसभा चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव खत्म होते ही प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। BDA ने 22 मार्च 2022 को ब्रजेश को नोटिस जारी कर घर के नक्शा के संबंध में 7 अप्रैल तक दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। ब्रजेश ने अपने पक्ष में प्रतिनिधि भेज दिए और दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन मकान निर्माण के नक्शे से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं रखा, जिसको लेकर के बुलडोजर चलाना तय हो गया। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ 18 महीने के बकाया DA एरियर देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या नहीं। हालांकि हाल ही के मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र की मोदी सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26,000 हो जाएगी और इसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। इसके कारण ही वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। आतिशी ने ट्वीट किया कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी के प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। आतिशी ने आगे लिखा है कि इससे साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए। आतिशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया। इन तस्वीरों में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर में अंसार लोगों के हाथ दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कोरोना को लेकर आने वाले दिनों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार दोपहर को होने वाली बैठक में किसी बड़े प्रतिबंध पर मुहर लगने की उम्मीदवार ना के बराबर है। मालूम हो कि सोमवार को दिल्ली में 8% पॉजिटिव रेट दर्ज की गई है। आमतौर पर 5% से ऊपर रेट रहने पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालत में मृत्यु दर और हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या काफी कम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल यादव और अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर है। ऐसे में शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने से लेकर राम भक्त बनने और समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर RSS के एजेंडे पर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। शिवपाल के अगले कदम पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि शिवपाल की अभी तक बीजेपी में एंट्री नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले शिवपाल यादव अखिलेश यादव के सारे मनमुटाव खत्म कर 7 चुनाव लड़े थे। शिवपाल यादव की बीजेपी में एंट्री को लेकर कभी कोई तारीख बताई जाती है तो कभी कोई तारीख बताई जाती है, लेकिन फाइनल कोई तारीख नहीं हो पा रही है। मॉडल युग में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर कई काम बीच में ही लटक जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पैन कार्ड आपके पास नहीं है या फिर चोरी या खो गया हो तो टेंशन बिल्कुल ना ले। आप घर बैठे आराम से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मिनट में पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है, जो किसी के आधार नंबर के आधार पर SSC को पैन आवंटित करता है। इस सुविधा का उपयोग एक SSC द्वारा तभी किया जा सकता है जब ये शर्तें पूरी हो। उसे कभी भी पैन आवंटित नहीं किया गया है, उनका मोबाइल नंबर उनके आधार नंबर से जुड़ा है, उसकी पूरी जन्म तिथि आधार कार्ड पर उपलब्ध हो और पैन के लिए आवेदन करने की तिथि को वयस्क नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2022 की परीक्षाएं 13 अप्रैल को संपन्न कराई जा चुकी है। अब इन परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार करने वाले स्टूडेंट का आंकड़ा 47 लाख से ज्यादा है। उम्मीद है कि मई के आखिरी तक यूपी बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा। इस बार की परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम छात्रों ने पेपर दिए हैं। पिछले बोर्ड परीक्षा में 55 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार लगभग 48 लाख के करीब छात्राओं ने पेपर दिया था।
लखीमपुर खीरी के तिकनिया हिंसा मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के मोनू की तरफ से जिला अदालत में जहां केस को ही सिरे से खारिज करने की बात कही जा रही थी, वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंत्री पुत्र को दोहरा झटका लगा है। जिला अदालत में आरोप तय करने को लेकर कहा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 26 अप्रैल की तारीख तय की गई है। वहीं उससे पहले ही 25 अप्रैल तक आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने वापस आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सरकार ने किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखकर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस बीच सरकार की ओर से ई श्रम पोर्टल योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ की तादाद में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शुरुआत में तो सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 500 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। ई श्रम पोर्टल से जुड़ी जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप खुशी के कारण झूम उठोगे। दरअसल सरकार ने ई श्रम पोर्टल योजना में 3000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान किया है। ई श्रम पोर्टल योजना के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी के तहत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 रुपए के मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। रूस ने मंगलवार को काला सागर बंदरगाह शहर मारियोपोल के आज़ोवस्टल स्टील प्लांट में छिपे बाकी के यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का एक और मौका दिया है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आज़ोवस्टल में मौजूद सभी लोगों को बिना किसी हथियार या गोला बारूद के 2 घंटे की समय सीमा के भीतर परिसर से बाहर निकल जाना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, आज़ोवस्टल मेटार्जिकल प्लांट भयावह स्थिति को देखते हुए रूसी सशस्त्र बल फिर से राष्ट्रवादी बटालियों और विदेशी भाड़े के आतंकवादियों को रोकने के लिए 19 अप्रैल 2022 को मॉस्को के समय अनुसार दोपहर 12 बजे से हथियार डालने की पेशकश करता है। बांग्लादेश के पूर्व तेज गेंदबाज समीउर रहमान का मंगलवार को यहां निधन हो गया। 68 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, जिसके बारे में इस साल की शुरुआती में पता चला था। समीउर 1982 और 1986 में आईसीसी ट्रॉफी में शामिल होने के अलावा 1986 में बांग्लादेश के पहले 2 वनडे मैचों का हिस्सा थे। उन्होंने ढाका प्रीमियर लीग में अबहानी मोहम्मडन स्पॉन्ट्रिंग बांग्लादेश विमान कालाबंगन और आजादे बॉयज एंड ब्रदर्स यूनियन के लिए खेलते हुए अधिक शानदार करियर का आनंद लिया। उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में भी बारिशिल का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। अब उस वादे को पूरा तो किया गया है, लेकिन उसमें कई सारे पेंच हैं। अब इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह को कहा है कि टैक्स देने वाले लोगों को बिलिंग साइकिल के दौरान 600 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि पंजाब में बिजली बिल का सर्किल 2 महीने का होता है। इस वजह से यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि उपभोक्ताओं को 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन पेंच ये है कि अगर किसी भी जनरल कैटेगरी वाले शख्स ने 600 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत की तो उसे पूरा बिल देना पड़ेगा। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है। पार्टी ने मंगलवार को बताया कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउड स्पीकर पर महाआरती करेंगे। इससे पहले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। इधर राज्य सरकार भी धार्मिक कार्यों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों महाआरती करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर जिले के बिलाड़ा के तिलवासनी पिपड़ार दौरे पर रहे। सीएम अशोक गहलोत सुबह जयपुर से हेलीकॉप्टर के सीधे तिलवासनी गांव पहुंचे। यहां सीएम गहलोत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता काशीराम बिश्नोई के निधन पर आयोजित शोक सभा में शिरकत कर शोक सनित परिजनों से मुलाकात की। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने पीपर शहर में सत्यनारायण शर्मा के निधन पर उनके आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे बिलाड़ा के तिलवासनी गाँव पहुंचे, जहाँ कांग्रेस नेताओं के जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। यहां से वह सीधे काशीराम बिश्नोई के तिलवासनी गांव स्थित आवास पर आयोजित शोक सभा में शरीक हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने सेवा से बाहर कर दिए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपए का गबन करने के शिवसेना सांसद संजय राउत के आरोप को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी 57 पैसे तक का गबन नहीं किया। पूर्व सांसद दक्षिण मुंबई में ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां वह लगातार दूसरे दिन धोखाधड़ी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11 बजे पहुंचे थे। सोमैया ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के जरिए सेवा से बाहर हो चुके नौसेना पोत विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपए का गबन करने का मुझ पर आरोप लगाया है।
राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को लू की स्थिति बनी रही। हालांकि यहां अगले 2 दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को सामान्यतः हल्की बारिश और बूंदाबूंदी के साथ बादल छाए रहने के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में करीब 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार इस महीने का 7वां सबसे अधिक गर्म दिन रहा, जिससे अप्रैल को इस साल का सबसे अधिक गर्म महीना रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार की तेज बढ़त के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। बाजार के जानकारों के मुताबिक विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज हुई, जिसके बाद घरेलू बाजार में भी कीमतें घट रही है। गिरावट के बावजूद सोना फिलहाल 53,000 रुपये के स्तर से ऊपर बना हुआ, वहीं चांदी 70,000 रुपये प्रति किलो के नीचे आ गई है। कीमतों में पिछले कुछ समय से बढ़त का रुख बना हुआ है। रूस यूक्रेन संकट और चीन में कोविड की नई लहर से जारी अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतों में बढ़त का रुख बना हुआ है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $2,000 प्रति औंस के अहम स्तर के करीब पहुंच गई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।